Hello students, in this audio video we are going to discuss determination of equilibrium output, GDP gross domestic product और equilibrium income। मतलब पूरे इकोनॉमी में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी, हाउ इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी इज अटेन्ड इन होल इकोनॉमी, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट या इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो देखिए, वी हैव टू अप्रोचेज टू स्टडी द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम इनकम। पूरे इकोनॉमी में कैसे स्थिरता रहेगी, संतुलित इकोनॉमी रहेगी, संतुलित आउटपुट होगा, इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। फर्स्ट, AS इजकल टू AD अप्रोच, यानी एग्रीगेट सप्लाई इजकल टू एग्रीगेट डिमांड, और दूसरा अप्रोच है S इजकल टू Y, यानी सेविंग्स इजकल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो चलिए हम लोग इस अप्रोच को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ हाँ, AS इजकल टू AD अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम। ओह, स्थिर रहो ना। हाँ हाँ, AS इजकल टू AD अप्रोच को पहले समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इक्विलिब्रियम GDP और इक्विलिब्रियम इनकम इज अचीव्ड व्हेन AS इजकल टू AD। मतलब ये जो AS इजकल टू AD अप्रोच है, ये बताता है कि एक इकोनॉमी में स्टेबल आउटपुट, ऐसा आउटपुट जब प्राइस स्टेबल रहे इकोनॉमी में, प्राइस राइज नहीं हो, प्राइस फॉल नहीं हो, तब उस इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम GDP या इक्विलिब्रियम इकोनॉमी कहा जाता है, संतुलित इकोनॉमी कहा जाता है, तो बैलेंस्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो बोल रहा है कि AS इजकल टू AD, एग्रीगेट सप्लाई, पूरा देश में होने वाला डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के द्वारा, सभी प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। और वो जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हुए बिकने के लिए, अगर एग्जैक्टली उतना ही कंज्यूमर्स डिमांड कर दे मार्केट में, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तो जब AS इजकल टू AD हो, एग्रीगेट सप्लाई इजकल टू एग्रीगेट डिमांड हो, तब उस समय जो आउटपुट होता है इकोनॉमी में, उस समय जो प्रोडक्शन जितना क्वांटिटी का किया जाता है, वो हो गया इक्विलिब्रियम GDP या इक्विलिब्रियम आउटपुट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ AS एंड AD इन द, हाँ सही बात है, इससे पहले हम लोग ने इस चीज़ को समझा था कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। ओनली अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज रिपीटेड एज रिक्वायर्ड। हाँ, मतलब थोड़ा समझाने के लिए हल्का आपको फिर से समझा दिया जा रहा है, फिर से बोला जा रहा है। मतलब AS क्या होता है, AD क्या होता है। AS रेफर्स टू प्लानेड आउटपुट इन द इकोनॉमी। मतलब आप याद करो, इससे पहले के भी ऑडियो वीडियो में कहीं भेजे होंगे कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब, जैसे X अभी एग्रीगेट सप्लाई मतलब हो गया आने वाले एक साल में क्या हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कितना टोटल पूरे इकोनॉमी में प्रोडक्शंस होगा और मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल होगा, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, इट इज इंडिकेटेड बाय अ 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। और ये एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ इस तरह से था, X एक्सिस Y एक्सिस के बीच में, एकदम ओरिजिन से 45 डिग्री, मतलब एकदम मिडिल से। आपको पता है कि X और Y एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर हम 45 डिग्री एंगल पे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली मिडिल में है। तो एग्रीगेट सप्लाई ये 45 डिग्री लाइन है, जिसके नीचे भी 45 डिग्री, ऊपर भी 45 डिग्री। द 45 डिग्री लाइन इंडिकेट्स, ये जो 45 डिग्री का लाइन है, ये इस बात का सूचक है दैट AS एंड GDP आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। एग्रीगेट सप्लाई इजकल टू GDP, मतलब जितना पूरे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है, इजकल टू एग्रीगेट सप्लाई है। मतलब हुआ कि जो फैक्ट्री में प्रोडक्शंस हुए हैं वो सभी के सभी मार्केट में सप्लाई हो गए, कुछ भी गोडाउन में स्टॉक नहीं रखा गया, अनसोल्ड स्टॉक बोल के कुछ नहीं है। एज इज not related to price, as we are considering an economy where price
रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, क्या बता रहे हैं यहाँ, ध्यान दीजिए। एएस इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। एग्रीगेट सप्लाई का प्राइस से मतलब नहीं है। एज वी आर कंसिडरिंग एन इकोनॉमी, क्योंकि हम लोग एक ऐसे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वेयर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये स्टेबल प्राइस है, क्योंकि इक्विलिब्रियम इकोनॉमी है ना, प्राइस चेंजेस होंगे ही नहीं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है। इट इज़ एन इकोनॉमी विथ एक्सेस कैपेसिटी वेयर एएस रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेटली टू एडी। हाँ बोले, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो अभी भी अपने फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही है, यानी सारे प्रोडक्शन अपने फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन नहीं करे। प्रोडक्शन हाउसेस जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ता है, एग्जैक्टली उसी रेशियो में प्रोड्यूसिंग यूनिट्स अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं और उतना ही क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए एएस इक्वल टू एडी हो जाता है और प्राइस स्टेबल रह जाती है। एएस इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। एग्रीगेट सप्लाई का प्राइस से संबंध नहीं है। एज वी आर कंसिडरिंग एन इकोनॉमी वेयर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज एन इकोनॉमी विथ एक्सेस कैपेसिटी। ध्यान दीजिएगा, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आप अपना एक फैक्ट्री बैठाए हैं और मशीन बैठाए हैं डेली प्रोडक्शन करने के लिए, तो मान लेते हैं उस मशीन का कैपेसिटी है डेली 50,000 यूनिट बनाने का, लेकिन आप अभी उससे 10,000 कैपेसिटी 10,000 ही बना रहे, 5,000 ही बना रहे, यानी अभी भी उसको प्रोडक्शन, फ्यूचर में अगर मार्केट में आपका डिमांड बढ़ेगा तो आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ। तो ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन या एएस का ग्राफ इधर दिखाया गया है। यहाँ पे डेटा ले लिया गया है, इनकम 0, 30, 50 और एग्रीगेट सप्लाई 0, 30, 50, उसी को लेकर के ग्राफ बनाया गया। द फिगर शोज दैट वाई और जीडीपी एंड एएस आर आइडेंटिकल टू, जो देश का टोटल इनकम है पूरे इकोनॉमी का, जिसको जीडीपी भी कहते हैं, या एग्रीगेट सप्लाई, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है, बराबर है, एक ही है। इसीलिए जब y 30 होता है तो एएस भी 30 होता है। जब y क्या कहते हैं उसको 50 है तो एएस भी 50 है। और चूंकि इकोनॉमी में स्टेबल होना है, इसीलिए एएस जितना है उतना ही एडी है, जितना एडी है उतना ही एएस है, ये कह सकते हैं। AD refers to desired expenditure or planned expenditure in the economy during an accounting year. It has two components: desired consumption expenditure and desired investment expenditure. हाँ ध्यान दीजिए, एग्रीगेट डिमांड में दो चीजें इंक्लूडेड है। बता रहा है कि आने वाले एक साल में what amount of different expenditures we are planning to do in the coming accounting year or financial year, ये हो गया हमारा डिजायर्ड एक्सपेंडिचर इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अब वो जो आने वाले साल का डिजायर्ड और प्लानिड एक्सपेंडिचर है, उसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब आने वाले एक साल में हम लोग अपने डेली जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना पैसा खर्चा करेंगे, और दूसरा ऐसे चीज़ों में पैसा खर्चा करेंगे जो फर्दर सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। हाँ, लेकिन डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एज्यूम टू बी ऑटोनमस। हाँ, लेकिन कुछ हद तक जो एक्सपेंडिचर, हालांकि देखिए, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पूरे इकोनॉमी में कुछ हद तक सरकार करती है। बड़े देश में पूरे इकोनॉमी का इनकम 0 हो, वो बाहर से कर्जा लेकर के देश में फैक्ट्री बैठाते हैं, इंडस्ट्री बैठाते हैं, रोड बनाते हैं, तो गवर्नमेंट का कुछ अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट का है वो ऑटोनमस होता है, यानी इवन इफ इनकम इज 0 देयर इज सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। ओके, और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि एएस इक्वल टू एडी, ये मान लिया गया है कि हमेशा ही ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा, यानी जब इनकम 0 था उस समय जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कर रहे थे वही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स अभी भी कर रहे हैं। अब इससे आगे जाते हैं। हाँ, अब इसमें देखिए इधर डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। मतलब देखिए ध्यान से,
देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, मतलब कंजम्पशन और इनकम में प्रत्यक्ष संबंध है। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, सॉरी मैंने इवन इफ इनकम इज जीरो तो कुछ कंजम्पशन तो रहता ही, उसको हम लोग ऑटोनमस कंजम्पशन कहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है हमेशा कि जितना से इनकम बढ़े उतना ही इससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी बढ़े, बट ये बात श्योर है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बढ़ता है। हाउएवर देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, अभी मैं बताया था। लेकिन कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसका वाई से कोई लेना देना नहीं है। इवन इफ वाई इज जीरो देयर इज सम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे कि यहाँ वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 30 है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिप्शन, तो ये जो हम लोगों ने चीज समझा, आई फंक्शन, सी फंक्शन एंड कंबाइंड सी एंड आई फंक्शन आर ड्रॉन इन द फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। देखिए पहला ये जो ग्राफ है इसमें सिर्फ आई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो जब जीरो इनकम था तभी 20 इन्वेस्ट हो रहा था, और ये मान लिया गया कि हमेशा कितना भी इनकम बढ़ता रहेगा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 20 ही होगा। तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आप देखो, अलग अलग इनकम में ही 20 करते जाओगे तो उसका हमेशा देखना वो ग्राफ एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई इनकम को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक्स, ओके इसको समझ गए। अब ग्राफ आप देखो, फिगर 2 देख लिया, फिगर 3 देखिए। फिगर 3 में आप क्या देख रहे हो, एक तो वाई का ग्राफ है जो 45 डिग्री लाइन लेकर के जा रहा है। वो वाई क्या दिखा रहा है कि जब इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100 है तब ग्राफ कैसे बनेगा। लेकिन एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स का ग्राफ है, वो आप क्या देख रहे हो कि जब इनकम 0 था तभी वो 30 था, यानी जब इनकम 0 था तभी वो 30 है। इसलिए देखो कंजम्पशन का ग्राफ कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, जीरो से नहीं होता है। ये इस बात का इंडिकेटर है कि इवन इफ आवर इनकम इज जीरो वी कंज्यूम सम अमाउंट टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, चाहे वो कर्जा लेके करे जैसे भी करे। तो ये जीरो इनकम में भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 30 है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर धीरे धीरे आप देख रहे हो कि कंजम्पशन भी एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। हालांकि इनकम 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो आप बीच में एक ऐसा समय देख रहे हो कि जब y इजकल टू भी 60 है और c इजकल टू भी 60 है। जब y इजकल टू 60 है और c इजकल टू 60 है तब जाकर के यहाँ पे देखो ग्राफ में आप ये जो y का ग्राफ है और c का ग्राफ है दोनों एक दूसरे को कट किया है। जिस जगह में दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो गोल्ड डॉट बनाया हुआ है वो पॉइंट 60 को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे इनकम इजकल टू y इजकल टू c है, लेकिन उसके बाद y बढ़ता जाता है और c भी बढ़ रहा है, बट जिस रेशियो में y आगे भाग रहा है उस रेशियो में c आगे नहीं भाग रहा। और हम लोगों में उसके बाद से कुछ सेविंग्स होना स्टार्ट, जैसे उसके बाद देखिए हमारा इनकम 80 है, कंजम्पशन 70 है, यानी 10 रुपये सेविंग्स हो रहा। फिर हमारा y 100 है, कंजम्पशन 80 है, हमारा 20 का सेविंग्स हो रहा। तो इस ग्राफ में O से K तक जो पॉइंट है y एक्सिस पर वो ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को दिखा रहा। फिर C राइजेज एज y राइजेज, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है जैसे जैसे y बढ़ती है उसी तरह से C भी राइज हो रहा है। C फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन इम्प्लाइंग दैट इट इज अ लीनियर फंक्शन। हाँ, और इसका ये जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये बता रही है लीनियर फंक्शन है। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या है, हाँ ये हो गया। ओके, क्या रह गया इसमें, एक और ग्राफ था। चलिए इतना आप समझिए पहले, फिर देखते हैं। एक और आप लोगों को समझाता हूँ, तो देखिए
ये देखिए, उसी का वो जो इससे पहले जो आपने दो ग्राफ देखा था, ये एक में तो आपने देखा था फिगर 1 में कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बना था, फिर आपने देखा उसमें इनकम और कंजम्पशंस का ग्राफ बना था वाई और सी का। अब इसमें देखिए आप, इसमें इन्वेस्टमेंट, इनकम, कंजम्पशन और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ करके ग्राफ बनाया गया है। तो आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट का जो नीचे वाला ग्राफ है वो हर हमेशा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर 20 मान लिया जाए, चाहे इनकम बढ़ के 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, 100 हो, हर हाल में अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स 20 रहेगा तो ये ग्राफ आई वाला ग्राफ सिर्फ इन्वेस्टमेंट का अलग से ग्राफ है। वाई का ग्राफ तो हम लोगों ने पहले से ही देखा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है 20, 40, 60, 80 जीरो से, वो ग्राफ वाई का ग्राफ बना। फिर एक सी कंजम्पशन का ग्राफ भी हम लोग इससे पहले देख चुके थे, और ये कंजम्पशन और वाई का ग्राफ जहाँ एक दूसरे को मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो 60-60, यानी उस समय इनकम वाई भी 60 और कंजम्पशन भी 60 है। अब उसके बाद एक और यहाँ ग्राफ बना है सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन और आई इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हर हाल में 20 है। आप देखो आपका टेबल में इधर जाके देखिए, ये देखिए इधर आपका यहाँ सी का ग्राफ है 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब अगर इसमें हर में 20 जोड़ते जाओ तो 30 + 20 50, 40 में फिर 20 जोड़ दो 60, 50 में 20 जोड़ दो तो 70, 60 में 20 जोड़ दो तो 80, 70 में 20 जोड़ दो तो 90 और 80 में 20 जोड़ दो तो 100। ये लेकर के यहाँ पे सी प्लस आई का ग्राफ बना है। पहला देखिए 50 है क्योंकि 30 + 20, तो इस तरह से क्या कहते हैं उसको, फिर 40 + 20 60, फिर 50 + 20 70, फिर 60 + 20 80, फिर 80 + 20 100। इस तरह से y + c का ग्राफ किया तो सी प्लस आई का जो ग्राफ बना, जो यहाँ पिंक कलर में दिखलाया गया है, ग्रीन कलर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स का ग्राफ है, ब्लू कलर्स में आई इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है, और ब्लैक कलर में आपका वाई का ग्राफ है। तो जो सी प्लस आई इक्वल टू एडी एग्रीगेट डिमांड है, उसका जो ग्राफ है वो वाई इनकम के ग्राफ को कट कर रहा है। कहाँ जाकर के, एग्जैक्टली जब वाई इक्वल टू 100 है और सी प्लस आई इक्वल टू 100 है, वहाँ पे। और आप ध्यान दो कि जब हमारा वाई इक्वल टू 100 है और सी, तब आपका सेविंग भी 20 था। देखिए, क्योंकि उस समय आप इधर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें इधर देखिए, जब वाई 100 था तो कंजम्पशन 80 था, तो यहाँ 20 रुपीज़ सेविंग दिख रहा है। अच्छा, 20 रुपीज़ सेविंग दिख रहा है। और इस ग्राफ में आके क्या देख रहे हैं कि जब सी प्लस आई कर दिए तो जब वाई 100 है तो सी प्लस आई भी 100 हो जा रहा है, और सी प्लस आई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो रहा है, और वाई इक्वल टू ए एस होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है। तो यानी वाई का ग्राफ जब सी प्लस आई के ग्राफ को जिस जगह में इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट एस इक्वल टू एडी को रिस्पॉन्ड करता है। एस एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड को दिखलाता है। इसका मतलब हुआ कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबल रहेगी, क्योंकि एग्जैक्टली सप्लाई इकोनॉमी उतना से बढ़ा दिया गया जितना से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी है। तो इतना हम लोग समझे, फिर बाकी बाद के ऑडियो वीडियो में समझेंगे। ये टेबल को बाद वाले ऑडियो वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।